देखिए, पूरे दुनिया के अंदर, पूरी देश के अंदर राजीव गांधी राहुल गांधी जी के इस बयान के ऊपर चर्चा हो चुकी है कि पूरे एक समाज को टारगेट करके कि हिंदू मतलब हिंसा, हिंदू मतलब क्या क्या उन्होंने कहा है, और वो भी सदन के अंदर कहा है। तो उन बातों का तो जितना भी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए, उतनी कम है। और सारा देश ये मानता है भाई वो बिना बुद्धि के बोलता है। ये देश का दुर्भाग्य है कि इस किस्म का आदमी देश के विपक्ष के नेता के पद के ऊपर है। लेकिन लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र के अंदर पता नहीं किसको कहाँ बिठा दें। अब उसको झेलेंगे जितने दिन झेला जाएगा। कौन सी मजबूरी? हाँ, यस, ये मैंने कहा है और स्पष्ट तौर पर कहा है, और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि गठबंधन की मजबूरी थी और मजबूरी में हमें काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है, ये हम इसको मानते हैं। सत्ता में रहना ही एक मात्र लक्ष्य था कि सत्ता रखनी चाहिए। नहीं, उसमें सत्ता में रहते हुए अच्छे निर्णय भी हम बहुत कर पाए हैं। और कुछ मैंने एक ही विभाग का जिक्र किया है कि एक विभाग जो उनके पास था उन्होंने अपनी भूमिका अच्छी तरह से नहीं निभाई। बाकी अन्य जो निर्णय हरियाणा सरकार ने किए हैं गठबंधन के माध्यम से, वो जनता के हित के किए हैं। मैंने एक विभाग का जिक्र किया है, श्रम और रोजगार विभाग का। दूसरा सवाल, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि डर के चलते घोषणाएं हो रही है? क्योंकि अगर ये घोषणा है, ये काम जो अभी आप कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन सिस्टम में सुधार या और चीजें कर रहे हैं, अगर ये सरकार में पहले हो जाती तो लोकसभा चुनाव के नतीजे कुछ पक्ष में हो सकते थे। हम सबको इतिहास से सीखना चाहिए और हम भी सीख के कर रहे हैं। कहीं ना कहीं डर है? डर नहीं है। अगर हमने किसी स्कीम में कोई कमी देखी है, हमेशा सुधार की एक प्रक्रिया संसार में चलती रहती है। संसार का नियम है सुधार। और जब हम कोई नई व्यवस्था देते हैं तो उसमें कोई न कोई कमी भी हो सकती है, और होती है तो उसमें सुधार की व्यवस्था होती है। तो ये सुधारात्मक प्रक्रिया है, कोई डर की बात नहीं है। पर लोकतंत्र के अंदर चुनाव आते हैं और चुनाव में जनता के हित के लिए फैसले किए जाते हैं। वो डर की बात नहीं होती, जनता के हित की बात होती है। कांग्रेस तो कहती है ना कि चुनाव नजदीक में, इसलिए डर के मारे। देखिए, बात ये है, हमारा कांग्रेस वाला चरित्र नहीं है कि जाते जाते लोगों के लिए कुछ फैसले कर जाएं। लेकिन ये हमारी जब पार्टी ने नायब सिंह सैनी जी को बनाया है और मनोहर लाल जी को केंद्र के अंदर उनका जो भी तजर्बा है उनका लाभ लेने के लिए वहाँ पर बहुत बड़ा मंत्रालय दिया है, तो सोच विचार करके जिन व्यवस्थाओं में जो कमी रही है, तो हालांकि मकसद मुख्यमंत्री जी का पहले वाले का भी कोई गलत नहीं था। वो डिजिटलाइजेशन के माध्यम से, एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से विकास की व्यवस्था देना चाहते थे। लेकिन देश में इतना बड़ा आबादी का घनत्व है कि एकदम सारी व्यवस्थाओं की समझ आ जाना जनता को एकदम संभव नहीं होता। और हम ये मानते हैं कि धीरे धीरे इनका लागू करना चाहिए था, लेकिन एकदम होने में कुछ थोड़ा सा उलझाव हुआ है और अब उन व्यवस्थाओं का सुधार हो रहा है। देखिए, काफ़ी संवेदनशील विषय है कि किसी भी आयोजन में इस तरफ भगदड़ मचना और इतने लोगों की जान चला जाना, ये मैं तो अपने व्यक्तिगत तौर पर बार बार ही कहता हूँ, और जैसा रोज़ाना भी हमारे सारे मीडिया में भी आता है और हमारे शास्त्र भी कहते हैं, हमारी जो ख़ास तौर पर गांव की ग्रामीण जनता और औरत क्योंकि ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, वो ज़्यादा भावुक होती हैं, उनकी संवेदनाओं को इस किस्म के बाबा ब्लैकमेल करते हैं। इस किस्म की जो भोली भाली जनता होती है उसको ब्लैकमेल करते हैं इस किस्म के लोग, और वो इसका फ़ायदा उठाते हैं और ऐसे चेले बना लेते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आबादी का, जैसे मैंने बताया, इतना घनत्व है कि उसमें किस किस को आप रोकोगे। कोई भी कोई न कोई संत खड़ा हो जाता है और कोई न कोई अपना पंथ चला लेता है। और आपने भी देखा है सब ने कि उसमें ज़्यादातर महिलाएं भाग लेती हैं और वही फिर इस किस्म के हादसों का शिकार भी ज़्यादा होती हैं। देखिए, व्यवस्थाओं के लिए तो बराबर बाबा भी जिम्मेवार है। केवल मात्र किसी एक व्यवस्था के ऊपर जिम्मेदारी डाल के तो हम उसकी तीसरी नहीं कर सकते हैं। उससे भी पूछताछ होनी चाहिए कि आपने इतने लोगों के प्रबंध की जब आपको उम्मीद थी
तो आपने उसके लिए उचित प्रबंध व्यवस्था के लिए कार्यकर्ता क्यों नहीं खड़े किए, उनसे पूछना चाहिए। केवल पूछना चाहिए, मामला दर्ज होना जब पूछेंगे तो अपने आप ही मामला दर्ज हो जाएगा, उसको अगर दोषी तो वो भी होगा। कोई भी आदमी अगर इस किस्म के आयोजन करता है तो उसको पहले उसकी व्यवस्थाओं को भी पूरा जायज़ा लेना चाहिए, और ऐसे जो बाबा लोग हैं उनके ऊपर भी एक आचार संहिता लागू करके उनको ऐसी व्यवस्थाओं के अंदर करना चाहिए, कानून के दायरे में, कि आइंदा जनता को ऐसी त्रासदी झेलनी ना पड़े। जो भी गरीब आदमी के हित के लिए जितनी भी बातें हैं उन एक एक को चिन्हित करके नायब सिंह सैनी जी उनके हित में निर्णय ले रहे हैं। और एक और निर्णय उन्होंने लिया है, भवन निर्माण कारीगर कल्याण बोर्ड के पास बहुत बड़ा पैसा पड़ा हुआ है। जिस समय हरियाणा सरकार में नायब सिंह सैनी जी मंत्री थे तो श्रम रोजगार का विभाग उनके पास था, और मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं हरियाणा में चेयरमैन था। हम हर सप्ताह किसी न किसी इलाके के अंदर शिविर लगा के हज़ारों लोगों को, किसी को ट्राईसाइकिल, किसी को साइकिल, किसी को औजार खरीदने के पैसे, किसी को प्रसूति का खर्चा, किसी को मातृत्व अवकाश का खर्चा, किसी को कन्यादान की राशि, करोड़ों करोड़ों रुपया हर हफ्ते सैनी साहब वितरित किया करते थे। लेकिन 2019 में हमारी गठबंधन की सरकार बनी और ये महकमा हमारे गठबंधन के साथी के पास चला गया। उसके बाद गरीब आदमी को कोई लाभ नहीं मिला और हमारी सरकार की मजबूरी थी, मंत्रिमंडल उनके पास था। लेकिन जैसे ही ये मुख्यमंत्री बने हैं इन्होंने फिर उस विषय को उठाया और एक ही दिन में 80 करोड़ रुपया गरीबों के खाते में कन्यादान की राशि को डाल दिया, और ये भी आगे डिक्लेयर कर दिया कि जिस भी गरीब की बेटी की शादी है उसमें कन्यादान की राशि शादी के बाद नहीं, शादी से 3 दिन पहले मिलेगी। तो इस किस्म के जनहित के फैसले रोज़ाना हरियाणा सरकार कर रही है, और हम समझते हैं कि इससे हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, जनता में भारी उत्साह है, और जनता नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में एक बेहतरीन मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है। और हमें उम्मीद है कि 2024 का जब ये विधानसभा चुनाव सितंबर अक्टूबर में आएगा तो फिर हम पुनः हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाएंगे।